बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की, एमसीक्यूज की और शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जितनी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है उनसे रिलेटेड आपकी बुक ने कौन से एमसीक्यूज दिए हैं, तो उनके सही आंसर्स देखेंगे विद रीज़न। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपको थ्योरी आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि लेक्चर देखने से पहले आप लोग सारी थ्योरी जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं और याद कर चुके हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है। कहता है द एंगुलर स्पीड इन रेडियंस पर आवर्स। एंगुलर स्पीड मालूम करनी है। एंगुलर स्पीड आपको मालूम है ना, ओमेगा। ठीक है, तो एंगुलर स्पीड मालूम करनी किसकी? फॉर डेली रोटेशन ऑफ अर्थ। तो आपको मालूम है ओमेगा का फॉर्मूला था डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी, तो हमारे पास डेल्टा टी क्या है? टाइम है। तो हमें डेली रोटेशन, आपको पता है जमीन अपनी एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? तो अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो इसका मतलब हमारे पास यहां पर आ जाएगा 24 आवर्स। नीचे जहां टाइम की बात है वहां 24 आवर्स आ जाएगा। बच्चे कहेंगे सर इसको सेकंड में नहीं कन्वर्ट करना, मिनट में नहीं कन्वर्ट करना। तो जरा देखिए, वो खुद कह रहा है रेडियंस पर आवर्स, तो हम आवर्स में ही इसको रहने देंगे। ठीक है, अच्छा ऊपर क्या आता है? ऊपर आता है कि कितना एंगल चेंज हुआ। तो 24 आवर्स में क्योंकि जमीन अपने गिर्द एक चक्कर काटेगी, तो एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। लेकिन 360 डिग्री मैं इस फार्मूला में नहीं पुट कर सकता क्योंकि वो पूछ रहा है रेडियंस पर आवर्स में। तो आपको पता है जब हमारे पास एक चक्कर कंप्लीट होता है, एक सर्कल कंप्लीट होता है, तो हम कहते हैं ये 2 पाई रेडियंस के बराबर है। ये सारी डिस्कशन हम लोगों की हो चुकी है। तो डेल्टा थीटा जो है 24 आवर्स में कितना एंगल चेंज होगा? वो होगा 2 पाई रेडियंस। लो भाई बच्चों, यहां से आप देख रहे हैं 2 24 से कैंसिल हो जाएगा, 12 रह जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा पाई, नीचे रह जाएगा 12 रेडियन पर आवर। ये यूनिट आ गया। तो पाई बाय 12 यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी है लेकिन सही ऑप्शन हमें पता चल गया। कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये कब ट्रू है? जब थीटा कितना हो, यानी a इज इक्वल टू आर अल्फा जो है वो कब ट्रू होगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो। तो आपको मैं बताता चलूं कि a इज इक्वल टू आर अल्फा का जो फॉर्मूला है वो असल में ये था, अल्फा क्रॉस आर। यानी a इज इक्वल टू आर अल्फा असल में अगर हम देखें वेक्टर प्रोडक्ट है अल्फा a किस किस का? अल्फा और आर का। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखें तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा आर साइन थीटा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना a क्रॉस b, a b साइन थीटा होता है। तो ये अल्फा क्रॉस आर फिर क्या होगा? अल्फा आर साइन थीटा। अच्छा, अल्फा पहले लिखो, आर पहले लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आर पहले लिख देता हूं, अल्फा बाद में लिख देता हूं। अब वो कहता है ये वाला फॉर्मूला कब बनेगा? अल्फा इज इक्वल टू आर अल्फा। तो a इज इक्वल टू आर अल्फा तो तब बनेगा जब ये साइन थीटा की वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी 1 हो जाएगी। और साइन किस वैल्यू पर 1 होता है? 90 पर। तो जब मैं यहां पर 90 पुट करूंगा तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 हो जाएगा तो इसको लिखे बगैर हम गुजारा कर सकते हैं। तो क्या रह जाएगा? a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो कौन सा एंगल पुट किया? तो a इज इक्वल टू आर अल्फा बना जब एंगल मैंने 90 डिग्री पुट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा देखिए, वो कहता है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। मैंने आपको अपने लेक्चर में कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स थे जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, जैसे रॉड का कितना होगा, डिस्क का और हुप का, और यहां पर रिंग का। अब यहां पर हमारे पास जो है वो स्फीयर है। ठीक है, तो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो 2/5 mr² है। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये वैसे आपको पता होना चाहिए। कहता है अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी एक फोर्स अप्लाई हुई है और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। दो बातें उसने बता दी। ठीक है, पहले हम जरा देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो और उस पर इधर फोर्स लगे तो क्या होगा। यानी फोर्स अगर उसकी मोशन की डायरेक्शन में लगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगे, तो क्या होगा? तो बॉडी की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप लोग जब गाड़ी में जा रहे हो तो गाड़ी अगर आपकी इस स्पीड से जा रही है, अचानक से आप रेस देते हैं, तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं आप उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, रेस देते हैं। जब आप रेस देते हैं तो क्या होता है? स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगे तो स्पीड बढ़ जाती है, बॉडी एक्सेलरेट करती है। ये है फोर्स का एक काम, यानी फोर्स अगर आपकी मोशन की डायरेक्शन में लगे तो वो चीजों की स्पीड बढ़ाती है। अच्छा, अगर बॉडी इधर जा रही थी, उसकी जो मोशन है वो इधर है, और आपने फोर्स लगा इधर, यानी वेलोसिटी के या मोशन के बिल्कुल ऑपोजिट, इस सूरत में आप देखेंगे उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो आप फ्रिक्शन की फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, यानी आप इधर जा रहे थे और फ्रिक्शन की फोर्स इधर लगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास गाड़ी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। यह है फोर्स का दूसरा काम, यानी दो काम है। अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगे तो स्पीड बढ़ती है, अगर मोशन की ऑपोजिट फोर्स लगे तो स्पीड कम होती है। आइए देखते हैं ये वाला केस कौन सा है। ये वाला केस दोनों ही नहीं है। वो कह रहा है कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। यहां पहले केस में मैंने बताया था उसकी डायरेक्शन में पैरेलल है, दूसरे केस में मैंने बताया उसकी ऑपोजिट है, यानी एंटी पैरेलल है। ये कह रहा है ना पैरेलल हो ना एंटी पैरेलल हो, बल्कि परपेंडिकुलर हो। इस सूरत में क्या होगा, तो अब मैं आपको बताता हूं इस सूरत में क्या होगा। ये देखिए जी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो इधर जा रहा था और अचानक से इधर फोर्स लगी, इधर फोर्स लगी, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगी। ऐसे है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इस सूरत में क्या होगा जरा देखें। अगर आपको ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, आपने अचानक से नीचे को फोर्स लगाई, तो इमेजिन करें कि जैसे ही मैं नीचे को फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा उस फोर्स की वजह से। और अगर मैं वो फोर्स मुसलसल लगाता जाऊं तो वो कर्व होता जाएगा और हमारे पास एक सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास फोर्स का तीसरा काम है। अगर फोर्स ना पैरेलल हो ना एंटी पैरेलल हो बल्कि परपेंडिकुलर हो, तो फिर फोर्स ना स्पीड बढ़ाती है ना स्पीड कम करती है, बल्कि स्पीड उतनी ही रहती है, लेकिन बॉडी सर्कल में मूव करना शुरू हो जाती है। यही सब कुछ होता है जब एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है, या एक गाड़ी जब किसी गोल चक्कर के गिर्द घूम रही हो, या एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो। ये हर जगह पर हमारे पास फोर्स जो है वो मोशन के 90 डिग्री होती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही होती है। तो मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया इसको, तो इसमें सही आंसर बनेगा इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये क्यों नहीं सही हो सकता, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बेटा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर कोई चीज अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हो तो फिर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को देख लीजिएगा। डी ऑप्शन तो वैसे ही पता चल रहा है कि पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, वो तो हमने देखा जब सर्कल में मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं ना कर रहा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पहले 4 एमसीक्यूज। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि 5th एमसीक्यू क्या कहते हैं। तो देखते हैं 5th एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्या कहती है। कहते हैं अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड हैज, इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है। जरा तवज्जो से देखिएगा, एक बॉडी है और वो एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अच्छा, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो तो इसका क्या मतलब है इन 4 बातों में से, ठीक है, तो क्या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। देखें बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर वो कहते हैं ना एक्सेलरेशन, तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। या तो वो खुद कह दे कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो फिर आप कहेंगे यार हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है। लेकिन अगर वो एक्सेलरेशन लिखेगा तो फिर आप लोगों को उसको वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, यानी ये एक्सेलरेशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब जरा देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो कांस्टेंट तब होती है जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम रहे। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्योंकि ये सर्कल में मूव करेगा तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा। जब यहां पहुंचेगी बॉडी तो इधर होगा, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन पहले डाउनवर्ड थी, अब इधर को है, जब इधर पहुंचेगा तो अपवर्ड होगी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है। जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है तो क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो इसमें सही ऑप्शन होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मुसलसल चेंज हो रहा होगा, और वेरिएबल क्यों होगा, क्योंकि चेंजिंग डायरेक्शन की वजह से वो अपनी डायरेक्शन मुसलसल तब्दील कर रहा है। सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, डी भी देख लेते हैं एक दफा। वेरिएबल, भाई सी बी तो वैसे गलत है ना, क्योंकि कांस्टेंट रिटार्डेशन का मतलब है, रिटार्ड होना का मतलब है स्पीड कम करना, तो स्पीड कम करेगा ही नहीं वो। ठीक है, उसने खुद बोला ना,
उसकी स्टेटमेंट इसको गलत करी, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। वो कह रहा है कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट रिटार्डेशन तो हो ही नहीं सकती। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसके बाद स्पीड तो कम नहीं होगी, तो रिटार्डेशन का मतलब ही स्पीड का कम होना है। वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो वेरिएबल स्पीड का मतलब वो ये भी इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देखिए वेरिएबल स्पीड हो ही नहीं सकती क्योंकि उसने बोल दिया कांस्टेंट स्पीड है। तो इसका मतलब जो हमारे पास दो एमसीक्यूज जो आपस में कंपीट कर रहे थे, दो ऑप्शंस, वो ए था और सी था, उनमें से ए गलत है और सी ठीक है। नंबर 6 देखते हैं, कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो जो खला में, आपको मालूम है एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, खलाबाज जिन्हें हम बोलते हैं, अपीयर वेटलेस इन स्पेस। आपने देखा होगा कि वो जब आप वीडियोस देखते हैं, वेटलेसनेस के आर्टिकल में ये दिखाई भी थी वीडियोस, कि जब आप सैटेलाइट के अंदर उनकी फुटेजेस देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई क्लिप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वो फ्लोट कर रहे होते हैं, ऐसे जैसे ग्रेविटी उन तक पहुंच ही नहीं रही, जैसे वो ग्रेविटी में ना हो तो फ्लोट कर रहे होते, वो ऐसे ही फ्लोट कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह वो पूछता है, और इसमें ज्यादातर बच्चे ऑप्शन ए ही लगाते हैं। वो कहते हैं देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस। वो कहते हैं कि खला में जो खलाबाज जाते हैं सैटेलाइट में, वो इस वजह से तैर रहे होते हैं क्योंकि वहां ग्रेविटी की फोर्स नहीं है। लेकिन मैं बड़ा सिंपल सवाल पूछता हूं, वो ये है कि अगर ग्रेविटी की फोर्स वहां तक नहीं पहुंच रही तो फिर वो सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर क्यों रहा है भाई? उसको तो ऑर्बिट से निकल जाना चाहिए। वो कौन सी चीज है जो सैटेलाइट को मजबूर कर रही है जमीन के गिर्द ऑर्बिट करने में? भाई वो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है। तो इसका मतलब ये बात गलत है कि वहां ग्रेविटी नहीं है। असल में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई सिस्टम फ्री फॉल कर रहा हो तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेटलेस अपीयर हो जाते हैं, वो बेवजन हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए नहीं है, इसका सही ऑप्शन है सी, सैटेलाइट इज फ्रीली फॉलिंग। और ये चीज मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में फ्री फॉल सैटेलाइट वाला जो आर्टिकल था उसमें बताई थी और एनिमेशन के जरिए एक्सप्लेन की थी। तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो इसका सही तरीका यह है कि आप जाकर एक दफा लेक्चर देखिए और देखें कि फ्री फॉल सिस्टम्स क्या होते हैं और उनमें आपके पास जो है वो ग्रेविटी क्यों दिखती नहीं है, ठीक है। नंबर 7 कहता है विच वन इज कांस्टेंट फॉर अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट। एक सैटेलाइट जो है वो जमीन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ है और एक सैटेलाइट जो है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए, वो कहते हैं इनमें से कौन सी चीज कांस्टेंट होगी? भाई वेलोसिटी तो वेक्टर है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो नहीं सकती, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर है, वो कांस्टेंट हो नहीं सकती। उसके बाद देखिए जी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स वेलोसिटी जो है वो तो ऑप्शन गलत है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में टेंजेंट में होगी जब कोई इस सर्कल में मूव कर रहा है। जब यहां पहुंचेगा सैटेलाइट तो इधर टेंजेंट में होगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो आप देख रहे हैं मुसलसल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, किनेटिक एनर्जी, किनेटिक एनर्जी आपको मालूम है हाफ mv स्क्वायर, यानी किनेटिक एनर्जी स्पीड पर डिपेंड करती है। जब हम सैटेलाइट को देखते हैं ना, असल सैटेलाइट को जब हम थ्योरी में बनाते हैं तो हम देखते हैं सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, लेकिन रियलिटी में सैटेलाइट सर्कुलर मूव नहीं कर रहा होता, बल्कि अगर ये जमीन है तो वो सैटेलाइट कुछ ऐसे मूव कर रहा होता है, यानी कभी जमीन से दूर जा रहा है, कभी करीब आ रहा है, जिसकी वजह से जब वो यहां से गुजरेगा जमीन के करीब से तेजी से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा देर से गुजरेगा, तो हमारे पास स्पीड जो है वो चेंज हो रही है और किनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। जब स्पीड चेंज होगी तो किनेटिक एनर्जी चेंज होगा, तो किनेटिक एनर्जी का ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको सही ऑप्शन बताने के बजाय कह रहा हूं गलत ऑप्शंस क्या क्या है। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? पोटेंशियल एनर्जी याद है mgh, हाइट पर डिपेंड करती है। और अगर आपका ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर दी है तो यहाँ हाइट जो है वो कुछ और होगी, यहाँ हाइट कुछ और होगी, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी मुसलसल चेंज हो रही है। तो फिर हमारे पास सही ऑप्शन जो बच जाता है वो एंगुलर मोमेंटम बच जाता है, ठीक है। यहां पर एंगुलर मोमेंटम की बजाय हमें कहना चाहिए था या तो टोटल एंगुलर मोमेंटम या मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। लेकिन चलें, ये हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर ये बेस्ट पॉसिबल आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, वो कहता है इफ अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर वुड बी। ये बड़े ध्यान से सुने आप। देखिए बच्चों, ये जमीन है और ये जमीन के ऊपर इक्वेटर है, ठीक है। यहां कहीं आप लोग मौजूद हैं इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं आपसे पूछूं कि आपको अंदर
ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन फील हो रहा है वो कितना है, तो आप कहते हैं वो 9.8 है। असल में याद रखिएगा, जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है ना अंदर को, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जमीन जिससे आपको खींच रही है, वो 9.8 से ज्यादा होता है। सपोज कर लेता हूं मैं कि वो 9.8 नहीं बल्कि वो अंदर को जो एक्सेलरेशन है वो 12 है, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें। आप 9.8 क्यों पढ़ते हैं उसकी वजह सुन लें। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जमीन अपने एक्सिस पर स्पिन कर रही है ऐसे। जब जमीन अपने एक्सिस पर स्पिन करेगी तो आपको मालूम है जब कोई चीज स्पिन करे उस पर एक बाहर को फोर्स लगती है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जैसे आप अगर गोला गंडा खा रहे हो तो आप गोले गंडे को जब इस तरह से मूव करते हैं, स्पिन करते हैं, तो आप देखते हैं बर्फ जो है वो बाहर को निकलती है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। या आप लोग इसी तरह से देखें कि हमारे पास वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं, जब उसको स्पिनर तेजी से स्पिन करता है तो पानी के कतरे बाहर निकलते हैं, जिस वजह से जो है वो कपड़े खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो क्योंकि जमीन भी इस तरह से रिवॉल्व कर रही है तो जो शख्स होगा उसको बाहर को भी एक फोर्स लगेगी, वो बाहर को जो फोर्स लग रही है बाहर को, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सपोज कर लेता हूं वो फोर्स है हमारे पास 2। अब क्योंकि जो शख्स इक्वेटर पर होगा उसको अंदर को एक फोर्स लग रही है 12 ग्रेविटी की वजह से, बाहर को एक फोर्स लग रही है 2 जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जमीन की स्पिन की वजह से, तो उस शख्स पर जो नेट या कुल फोर्स है वो कितनी होगी, 12 में से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 माइनस 2 ये कितना फील करेगा एक्सेलरेशन या फोर्स कह देता हूं 10। इस वजह से आप जी की वैल्यू कितनी लेते हैं, आप जी की वैल्यू 9.8 या 10 लेते हैं। लेकिन अब जरा इमेजिन करें, वो कह रहा है कि अगर जमीन रुक जाए तो जमीन के रुकने से ग्रेविटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जमीन के रुकने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो खत्म हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म होगी ना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ स्पिनिंग बॉडीज में होती है। तो यहां पर अब हमारे पास एक ही फोर्स है 12, तो ये शख्स पर जो अंदर को लगने वाली ग्रेविटी है वो अब 12 होगी है, क्योंकि उसमें से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ भी कैंसिल नहीं कर रहा। इसका मतलब जब अर्थ सडनली स्टॉप होगी तो जो वेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। ठीक है, उस पर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं कि 9th एमसीक्यू की स्टेटमेंट क्या कहती है। कहते हैं सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड डेंसिटी रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस। दो चीजें, सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर फॉर, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, दोनों का लिख लेते हैं। स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने पढ़ा था वो था 2/5 mr², और 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4 mr²। ठीक है, तो यह है स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था 1/2 mr²। ठीक है, ये स्फीयर का हो गया। और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 mr²। ये आ गया सिलेंडर का और ये है स्फीयर का। वो कहता क्या है, वो कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर फॉर, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका 0.4 mr², इसका 0.5 mr²। तो भाई 0.5 बड़ा है, तो इसका मतलब सिलेंडर जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है। वो कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन एस्ट्रोनॉट ऑन अर्थ सरफेस इज 650 न्यूटन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जमीन पर वो 650 न्यूटन है। When she is in the international space station, यानी वो सैटेलाइट के अंदर अगर हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हर विल बी, तो वहां पर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, भाई वो सैटेलाइट के अंदर है, और एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जब कोई चीज हो तो वो वेटलेस हो जाता है, उस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाता है, तो यानी कि उस पर ग्रेविटी नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि ग्रेविटी उस पर एग्जैक्टली जीरो होगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगी। लास्ट एमसीक्यू है जी, a solid cylinder of mass m and radius r rolls down and inclined without slipping। यानी मेरे पास एक inclined है, सरफेस inclined है, और उससे हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर जो है वो रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, जब कोई चीज रोल कर रही हो तो उसमें दो किस्म की मोशंस होती हैं, एक उसकी अपनी रोटेशनल मोशन होती है अपने एक्सिस पर, और एक साथ उसकी ट्रांसलेशन मोशन। जैसे जब कार का जो पहिया है वो रोल कर रहा होता है तो आप देखते हैं पहिया अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व कर रहा होता है या रोटेट कर रहा होता है, और साथ साथ आगे भी जा रहा होता है, तो इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी होती है, रोटेशनल मोशन भी होती है।
इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एनी इंस्टेंट व्हाइल इन मोशन, इट्स रोटेशनल किनेटिक एनर्जी इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल किनेटिक एनर्जी। उसकी जो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी है वो उसकी टोटल किनेटिक एनर्जी का किस रेशो में है, ठीक है। तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, पहले रोटेशनल किनेटिक एनर्जी और फिर टोटल किनेटिक एनर्जी। देखें रोटेशनल किनेटिक एनर्जी, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा तो उसमें मैंने ये चीज बहुत ज्यादा आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो सिलेंडर का जब केस मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि सिलेंडर का एक होती है जो ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी है। भाई ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला है, वो सब जानते हैं, वो है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी है। जबकि रोटेशनल किनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था कि रोटेशनल किनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/4 mv स्क्वायर। डिस्क के केस में या सिलेंडर के केस में, जो कि यहां पर हम लोगों ने केस लिया हुआ है, वो 1/4 mv स्क्वायर होती है। ये कैसे आई है वो देखने के लिए लेक्चर आपको पहले देखा होना चाहिए आप लोगों ने। अब देखिए यहां से हम टोटल भी निकाल सकते हैं। टोटल कैसे आएगी, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल किनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। जब आप इसको ऐड करेंगे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3/4 mv स्क्वायर। तो हमारे पास ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है और टोटल भी है। हमें किस किस की जो है वो रेशो देखनी है। देखें रोटेशनल किनेटिक एनर्जी और टोटल किनेटिक एनर्जी। तो आइए जरा देखते हैं कि रोटेशनल और टोटल कैसे हम उसकी रेशो निकालेंगे। तो किनेटिक एनर्जी रोटेशनल और जो टोटल किनेटिक एनर्जी है इनको डिवाइड करता हूं। रोटेशनल किनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास कितनी है, 1/4 mv स्क्वायर, और टोटल किनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास 3/4 mv स्क्वायर है। तो बच्चों mv स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। आई होप कि आपको इनकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।